नमस्कार, स्वागत है सभी का डायमंड अकेडमी में। आज हम अपनी रेलवे एग्जाम्स की सीरीज में बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 लाए हैं। इसमें हम आज कुछ एमसीक्यू लगा लेंगे पहले, उसके बाद आगे की थ्योरी को पढ़ेंगे। कल जो अपन ने पढ़ाई की थी उसी से रिलेटेड आज कुछ एमसीक्यू लगाते हैं, देखते हैं कि अपन पर कितने एमसीक्यू आते हैं या नहीं, अपना कॉन्फिडेंस आएगा। शुरू करते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया है, यह बताना है। तो लीनियर्स ने किया है या डार्विन ने किया है, मेंडल ने किया है, वाटसन ने किया है। इसका आंसर हम कल देख चुके थे, लीनियर ने किया था। तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया है, लीनियर ने जो कि अपना जीवधारियों को वर्गीकरण किया है, इसका द्विजगत वर्गीकरण है लीनियर का, जैसा कि जानते हैं। चलते हैं इसकी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर लीनियर है। जीवों का वर्गीकरण का जनक माने जाते हैं लीनियर। अन्य ऑप्शन जो डार्विन थे उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, और मेंडल ने आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है मेंडल को, इन्होंने आनुवंशिकी से रिलेटेड कार्य किया था। और वाटसन ने डीएनए की संरचना की खोज की थी, वाटसन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमस्कार, स्वागत है सभी का डायमंड अकेडमी में। रेलवे एग्जाम्स की श्रृंखला का ये हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम आज PYQ लगाएंगे जो हमने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड, और नई थ्योरी उसके आगे की पढ़ेंगे।
शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। जीवधारियों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका कल देख चुके हैं, लीनियर ने किया था। जीवों के वर्गीकरण का जनक माने जाते हैं लीनियर। विकल्प देख लेते हैं। डार्विन थे। डार्विन को विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत बोल सकते हैं इसको। मेंटल ने अनुवांशिकी के पिता बोलते हैं मेंटल को। इन्होंने अनुवांशिकी संबंधित सिद्धांत दिया था। वाटसन ने डीएनए की खोज की थी, जो कि डी न्यूक्लियरिक एसिड है, डाइन्यूक्लियरिक एसिड। चलते हैं आगे। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, हमें देखना है। कल भी बार बार अपन ने बताया था। ओको ब्राउन में प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही विकल्प दिया गया है। इसका आंसर रॉबर्ट होक हो जाएगा। और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, कल देख चुके हैं। चलते हैं आगे, इसका देख लेते हैं। और रॉबर्ट होक ने कॉर्क के स्लाइड में पहली बार कोशिका की खोज की जब मृत कोशिका थी। वैज्ञानिक तो देख ही चुके हैं पिछली बार ही। वाटसन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। वाटसन ने डीएनए की खोज की है। और मेंटल ने अनुवांशिकी संबंधित नियम दिए हैं। आगे चलते हैं। कोशिका के नियंत्रण केंद्र को क्या कहा जाता है? तो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल लग रहा है। नियंत्रण केंद्र को केंद्रक ही नियंत्रण करता है कोशिका को, इसलिए केंद्र को बोलते हैं नियंत्रण केंद्र कोशिका के। और इन विकल्प भी देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका के अन्य भाग में मौजूद होते हैं। और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है। राइबोसोम कोशिका झिल्ली तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। साइटोप्लाज्म में कोशिका के अन्य अंग मौजूद होते हैं, जैसे कि राइबोसोम देख चुके हैं, और गोल्जी ऑपरेटस और अपन देख चुके थे कल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो अपन ने बोला था अंतः प्रद्रवी जालिका। चलते हैं आगे। कोशिका का द्रव इसे कहते हैं, यह बताना है। साइटोप्लाज्म को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, केंद्र को कहते हैं, या झिल्ली को कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कोशिका का द्रव साइटोप्लाज्म को कहते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर का द्रव है। यह देखा था कल, गाढ़ा होता है। और बाकी जो दिए गए हैं तीनों चार, जे राइबोसोम, केंद्रक और झिल्ली, ये सभी कोशिका के अंग हैं। चलते हैं आगे। कौन सी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं, देखना है। इनमें से ऑप्शन में देखना, बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस या प्लाज्मा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूकैरियोटिक कोशिका अमीबा होती हैं। और वायरस जो कि कोशिका नहीं होता, यह इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। कोशिका वायरस में यही वायरस ही निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी वायरस है। वायरस में क्योंकि निर्जीव और सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है। इसको मोनेरा समूह की कोशिकाएं हैं। चलते हैं आगे। अमीबा यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है। इसका जटिल कोशिका संरचना होती है, अर्थात इसमें सभी कोशिका के आवश्यक अंग सुविकसित होते हैं। तो जबकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका है, वायरस कोशिकीय नहीं है, और प्लाज्मा कोशिका का द्रव है। यहाँ पर अमीबा के बारे में और दिया गया है, इसको देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस,
जेनेसिस कंट्रोल और वेस्ट डिस्पोजल में काम आता है अमीबा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है देखना है। अमीबा है, जीवाणु है, कवक है या पादप पौधों की कोशिकाएं हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 6 का 6वां क्वेश्चन का जीवाणु है। पिछले भी देख चुके हैं, यही बैक्टीरिया है। जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, जबकि कवक यूकेरियोटिक कोशिका है। पादप तो बहुकोशिकीय भी होते हैं, अमीबा देख ही चुके हैं पहले भी। जीवाणु प्रोकैरियोटिक होते हैं, अमीबा यूकेरियोटिक होता है। कवक और पौधे ये भी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। यहाँ पर जीवाणुओं की एक संरचना दी गई है। यहाँ रॉड प्रकार का जीवाणु है। जीवाणु के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, वो अपने एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं है। चलते हैं आगे। कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है बताना है। तो प्रोटीन, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, न्यूक्लियर एसिड से या विटामिन से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। जो यहाँ पर दिया गया है, कोशिका झिल्ली का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर प्रोटीन है, लिपिड दोनों है, और इसके अंदर अभी पूरा कोशिका झिल्ली की संरचना की अगर अपन ट्राई करने लग जाएंगे तो अपन यहाँ पर नीट के लेवल की पहुँच जाएंगे। चलते हैं आगे, कोई मतलब नहीं है। कोशिका झिल्ली की संरचना प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, राइबोसोम किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है ये बताना है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, पाचन के लिए या कोशिका विभाजन के लिए। तो इसका आंसर जैसे कि मालूम ही अपन को, कल देख चुके, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम का कार्य है। और ऊर्जा उत्पादन देख चुके हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं इसको कोशिका का। और लाइसोसोम का कार्य पाचन करना है। कोशिका विभाजन में, उसका विभाजन जो है वो केंद्रक में होता है। प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स से 2 प्रकार के होते हैं, 70 इस प्रकार के और 80 इस प्रकार के। इनके बारे में इतना ही जानकारी पर्याप्त है। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? गोल्जी उपकरण का कार्य क्या है यह बताना है। इसका आंसर ब्रावो पैकेजिंग करना है प्रोटीन की। गोल्जी उपकरण प्रोटीन की पैकिंग करता है और स्राव करता है। और हैं गोल्जी उपकरण का कार्य स्राव पैकिंग करना और उपकरण पाचन तो देख चुके हैं, ऊर्जा उत्पादन देख चुके हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया में 34 एटीपी एक अणु टूटने पर बनती है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फुल फॉर्म में एटीपी का पूछा सकता है। कोशिका की सुरक्षा कोशिका झिल्ली या द्रव्य कोशिका भित्ति करती है। चलते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है और जानकारी। प्रोटीन पैकेजिंग और डीएनए रेप्लिकेट करने में यूज होता है राइबोसोम्स का। गोल्जी एपरेटिस का कोशिका सिद्धांत की स्थापना किसने की थी देख लेते हैं। कल देख चुके हैं, स्लाइडर और स्वान ने की थी। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्लाइडर स्वान ने। बाकी डार्विन विकासवाद और वाटसन डीएनए की खोज और मेंटल अनुवांशिकी के पिता है। अनुवांशिकी के नियम दिए हैं मेंटल ने। चलते हैं आगे। कोशिका का विभाजन के लिए कोशिका क्रिया क्या कहलाती है? कोशिकाओं विभाजन के लिए विभाजन क्रिया क्या कहलाती है यह देखना है। तो इसका आंसर माइटोसिस है, देख लेंगे। और माइटोसिस कोशिका विभाजन की क्रिया है जिसमें एक कोशिका 2 समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अन्य विकल्प देख लेते हैं, जैसे मेयोसिन दिया था, यौन कोशिकाओं के लिए विभाजन होता है मेयोसिन में।
और फ्यूजन कोशिका का विलय है, तो कोशिकाओं का विलय से ये हो जाए तो। और फाइब्रोसिस अलग है, ये कोशिका विभाजन के ही अंतर्गत आती हैं। ये सभी प्रोसेस फाइब्रोसिस की। करते हैं आगे। सही वर्गीकरण का पिता किसे कह सकते हैं? सही वर्गीकरण अपन किया था ना, लीनियर, इसका आंसर है लीनियर से जीवों के नामकरण वर्गीकरण पहली बार लीनियस ने ही द्विनाम पद्धति भी, जीवों की द्विनाम पद्धति जिसमें वंश और जाति होती है, जैसे होमोसेपियन, होमो होमो मानव की जाति वंश है, और सेपियंस सेपियंस ये मनुष्य की जाति है। विकासवाद डार्विन, आनुवंशिकी और वाटसन और डीएनए की संरचना। चलते हैं आगे। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? अभी अपन देख चुके हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है। रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं। केंद्रक में आनुवंशिक केंद्र होता है, आनुवंशिक लक्षण सी विद्यमान होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पाद का घर है, और स्राव प्राकृतिक गोल्जी अपरेटस में होता है। चलते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे। कौन सी कोशिका में हरित लवक होता है? क्लोरोफिल। कौन सी कोशिका में होता है हरित लवक? पादप कोशिकाओं में होता है, देख चुके हैं। चलते हैं आगे। पादप कोशिकाओं में हरित लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, और बाकी अन्य जो दिए गए हैं इनमें जंतु कोशिका में मालूम नहीं होता, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी नहीं होता, फंगस में भी नहीं होता। यहाँ पर पादप कोशिका का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इसमें फोटोसिंथेसिस पादप कोशिकाओं के कारण होता है, एक हरित लवक के कारण होता है। चलते हैं आगे। 3 प्रकार के लवक थे अपने देखे थे, हल वर्णी लवक, वर्णी लवक से देखे थे कल अपने। चलते कोशिका विभाजन में क्रोमोजोम संख्या आधी हो जाती है। किस प्रकार के कोशिका विभाजन क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इसको अपन को देखना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेयोसिस में आधी हो जाती है। मेयोसिस अर्धसूत्री विभाजन में। चलते हैं, देखते हैं आगे। मेयोसिस में कोशिका आधी हो जाती हैं, या यौन कोशिकाओं में मेयोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। माइटोसिस में संख्या समान रहती है, क्रोमोसोम्स की संख्या माइटोसिस में समान रहती है। और सी विभाजन में अनुचरण है, सीओडी जो थे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये बना हुआ अपना गैमीट बनते हैं यहाँ पर, जिसमें उसका मेयोसिस में आधे हो जाते हैं अपने क्रोमोसोम्स। चलते हैं आगे। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? देख चुके हैं, प्रोटीन लिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका विज्ञान में प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान में प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है, यह देखना है। इसका आंसर पूरा कोशिका द्रव को अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। पूरा कोशिका द्रव को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, या कोशिका द्रव का जीवित हिस्सा यही प्रोटोप्लाज्म होता है। जल्दी देख चुके हैं, कोशिका की सतह है और सुरक्षा भी करती है। केंद्र नियंत्रण केंद्र है कोशिका का, जंतु कोशिका जीवधारी वर्ग में होती है। कोशिका का केंद्रक क्या रहता है? कोशिका के केंद्र में क्या रहता है? अनुवांशिकी सूचक और सूचना का भंडारण होता है, ऊर्जा उत्पादन होता है, प्रोटीन संश्लेषण पर पाचन होता है। इसका आंसर अनुवांशिक सूचना
भंडार होता है कोशिका के केंद्रक में। चलते हैं आगे। कोशिका के केंद्रक में डीएनए संग्रहित होता है जो कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। आनुवांशिक सूचना का भंडार भी है। चलते हैं आगे। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता। तो इसका आंसर यही है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। कोशिका विभाजन का अंतिम चरण कौन सा है, यह बताना है। इसका आंसर साइटोकाइनेसिस कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है। इसके साथ आज पढ़ने कल के PYQ लगा लिए हैं। साइटोकाइनेसिस जहाँ कोशिका दो स्वतंत्र कोशिका में विभाजित हो जाती है। आज हम कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं आगे का। इसमें हमने जंतु जगत का जो वर्गीकरण किया था उसमें मोनेरा जीवाणु और विषाणु इन सभी को पढ़ लेते हैं। वायरस से शुरू करते हैं आज के थ्योरी पोर्शन। वायरस अति सूक्ष्म परजीवी और अकोष्ठीय जीव हैं जो जीवित और निर्जीव के दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। इनको जीव और निर्जीव के बीच के सेतु भी बोल सकते हैं। वायरस की खोज इवानोव्स्की ने की थी, जो रूसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने तंबाकू की पत्ती से मोजेक रोग के कारण की खोज की थी, जो टोबैको मोजेक वायरस के कारण होता है। HIV की पहचान एड्स के विषाणु के को मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। HIV वायरस को ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो मानव की प्रतिरक्षा तंत्र की कार्य शक्ति को कमजोर कर देता है। इससे किसी प्रकार का रोग होने पर उसको सहन नहीं कर पाता व्यक्ति और मृत्यु होने की ज़्यादा संभावना होती है। बहुत ही घातक बीमारी है एड्स। चलते हैं आगे। विषाणु की संरचना देख लेते हैं। विषाणु न्यूक्लियक अम्ल होता है विषाणु में। जो विषाणु के यहाँ पर दिया गया है डायग्राम, जो केंद्र में DNA से RNA होता है। इसे अपन ने बहुत अभी सुना है कोरोना वायरस के टाइम। DNA और RNA इसका न्यूक्लियक अम्ल होते हैं। इसमें DNA RNA होते हैं। प्रोटीन का बाहरी इनमें एक आवरण होता है जिसे कैप्सिड बोलते हैं। मुझे कैप्सोमियर की इकाइयों से कैप्सिड बना होता है। यह वायरस का बाहरी आवरण है। और वीर्यन संपूर्ण कण को वीर्यन कहते हैं। इसके वायरस के कण को, संपूर्ण कण को ये प्रोटीन के वीर्यन कहते हैं अपन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। विषाणुओं के प्रकार, वायरस के प्रकार देख लेते हैं। पादप विषाणु ये RNA प्रकार के होते हैं, जैसे TMV, टोबैको मोजेक वायरस पादप विषाणु का एक उदाहरण है। जंतु वायरस ये दोनों DNA RNA दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है और मम्प्स वायरस होता है। और बैक्टीरियोफेज या जीवाणुओं में या बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। इसका उदाहरण है कीटोफेज। बैक्टीरियोफेज में अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं है बैक्टीरियोफेज। ये भी वायरस के ही प्रकार हैं और ये भी DNA प्रकार के होते हैं। DNA प्रकार के
बैक्टीरियोफेज भी होते हैं और पादप वायरस RNA प्रकार के होते हैं, जंतु वायरस DNA RNA दोनों प्रकार के होते हैं। चलते हैं, ये देख चुके हैं जीवाणु निर्जीव और सजीव के कौन कौन से लक्षण दर्शाते हैं। वायरस देखते हैं, कोशिका के रूप में नहीं है, वायरस कोशिका के रूप में नहीं होते तो निर्जीव के लक्षण है। क्रिस्टल बनाकर संग्रहित किए जा सकते हैं और लंबे समय तक इनको रखा जा सकता है, निर्जीव के गुण है। वर्षों तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक इसे होस्ट नहीं मिलता जहाँ पर ये अपनी वृद्धि कर सकते हैं, जब तक ये निष्क्रिय रहते हैं। सजीव लक्षण वायरस के न्यूक्लियक अम्ल का द्विगुणन होता है इनमें, जो कि सजीवों का लक्षण है, न्यूक्लियक अम्ल का द्विगुणन होना। और जीवित कोशिकाओं में सक्रिय होते हैं, ये भी सजीव गुण है। तो एंजाइमों का संश्लेषण भी करते हैं वायरस, ये भी उनके सजीव गुण हैं। चलते हैं और आगे वायरस के लाभ क्या है, लाभ देख लेते हैं। जैव अध्ययन में वायरस का लाभदायक है, जो सजीव निर्जीव के कारण और सजीव निर्जीव गुणों के कारण विकास शोध में उपयोगी होते हैं। किस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ है, इसके अध्ययन के लिए वायरस बहुत उपयोगी हैं। जल के शुद्धिकरण में वायरस यूज होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज जल को सड़ने से रोकते हैं, जो कि मालूम है कि जल बैक्टीरिया के कारण सड़ता है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को ही खा लेते हैं, प्रकार से जल को ये शुद्धिकरण हो जाए कर देंगे बैक्टीरियोफेज। और शैवाल की सफाई में, नीले हरे शैवाल की सफाई में भी ये वायरस सहायक हैं। पादप रोग जो वायरस के कारण होते हैं वो देख लेते हैं अपन। तंबाकू में जो कि TMB वायरस के कारण तंबाकू की पत्तियों में मोजेक रोग होता है, जो टबैको मोजेक वायरस के कारण होता है। केलों का बंकी टॉप रोग बनाना वायरस 1 से होता है, इसमें केले की फसल में भारी नुकसान हो जाता है। आलू में भी मोजेक रोग होता है। पोटैटो मोजेक वायरस के कारण पत्ती में कवरापन आ जाता है आलू की पत्ती में। मानव जो वायरस के कारण मानव रोग होते हैं देख लेते हैं। खसरा के कारण मैक्सिको वायरस के कारण बच्चों में होता है और शरीर का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है खसरा से। पैरामैक्सियो वायरस के कारण होता है, ध्यान रखना है। शीत ज्वर येलो फीवर यह अर्बो वायरस के द्वारा होता है, जो मच्छर काटने से होता है। चेचक रोग, जैसे तीव्र ज्वर आता है, तीव्र बुखार और शरीर में दर्द और चेहरे में धब्बे, पूरे शरीर में धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि अपन देखते हैं। इसको छोटी मात्रा कहते हैं, छोटी मात्रा नहीं बड़ी मात्रा कहते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग भी वायरस के कारण होता है। ऑर्थोमिक्सको वायरस के कारण स्वतंत्र अंत्र की गंभीर बीमारी है इन्फ्लुएंजा। चलते हैं आगे, पोलियो और रेबीज रोग के बारे में देख लेते हैं। पोलियो बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड और अस्थि मज्जा में संक्रमण हो जाता है पोलियो के कारण, इस वजह से लगड़ापन देख लेते हैं। कोई भी अंग बच्चे का पूर्ण रूप से कार्य करना बंद हो जाता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में प्रभावित करता है पोलियो। और रेबीज मस्तिष्क में वायरस संक्रमण है, पालतू कुत्तों के काटने से रेबीज होते हैं। इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, तो इसको शाही रोग भी बोलते हैं, शाही रोग, क्योंकि इसकी प्रथम पहचान ब्रिटेन की विक्टोरिया इलाज के दौरान हुई थी उनकी, इसी वजह से इसको शाही रोग भी बोलते हैं। और आगे चलते हैं, एड्स एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फुल फॉर्म बहुत जरूरी है।
HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से एड्स होता है, जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। HIV की पहचान HIV वायरस की पहचान वायरस नामक यह बहुत घातक वायरस है, इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली पूर्णतः नष्ट हो जाती है। आगे एड्स के फैलने के कारण देख लेते हैं। संक्रमित रक्तदान से, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति अन्य व्यक्ति को रक्तदान करेगा तो एड्स फैलता है। असुरक्षित रक्त चढ़ाने से, वही असुरक्षित यौन संबंध से, ऐसे व्यक्ति से यौन संबंध बनाना जो एड्स से ग्रसित है, तो उससे भी एड्स फैलता है। और असंक्रमित सुइयों का प्रयोग करने से, संक्रमित सुइयों का प्रयोग करने से भी एड्स फैलता है। एक ही सुई का बार बार प्रयोग से अगर किसी व्यक्ति में एड्स का संक्रमण होगा तो सुई में आ जाएगा और ये फैलिएगा। माँ से बच्ची में भी एड्स फैलिएगा। अगर गर्भावस्था के दौरान माँ HIV वायरस से संक्रमित है तो बच्चा भी संक्रमित हो जाएगा। व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे रेजर और टूथब्रश दूसरे लोगों का, संक्रमित लोगों का उपयोग करने से एड्स फैलता है। और देख लेते हैं एड्स से बचाव, देख लेते हैं। एक सहभागी जो एड्स को एक सहभागी की अवधारणा को अपनाना चाहिए एड्स से बचाव के लिए, जो एक ही व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करना हो। इसका मतलब एक सहभागिता का मतलब है कि एक ही व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करना, जिससे संक्रमण ना हो, वह यौन संबंध रखें, उससे ही यौन संबंध रखें और कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करें, इसको अपन कॉन्डोम बोलते हैं। संभोग के दौरान सुरक्षा देता है, सभी एड्स में बचाव होता है। और स्टरलाइज सुइयों का प्रयोग करना चाहिए, केवल नई और विनिर्मित सुइयों का उपयोग करें। महत्वपूर्ण देख लेते हैं क्या एड्स भोजन करने, एक साथ भोजन करने, बातचीत, चुम्बन, किस करने से नहीं फैलते हैं। आगे एड्स की निवारण औषधियाँ कौन सी हैं? एक AZ3 है, एजिडोथाइमिडाइन है, देख लेते हैं। और कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है, बहु औषधियों द्वारा बहुत सारी औषधियों का यूज होता है कॉम्बिनेशन थेरेपी में। और अल्फा इंटरफेरोन भी प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवा है, जो एड्स से बचाव में कारगर है। अल्फा इंटरफेरोन। अन्य औषधियाँ भी एड्स की बचाव की, रामीन, साइक्लोस्पोरिन, रिबाविडीन और HPA23। चलते हैं और आगे। अभी अपन ने वायरस को पढ़ा है, जो कि इस अपने 5 जगत उसका उपचार 5 जगत जंतु विभाजन में नहीं आता। अब 5 जगत जंतु विभाजन में आने वाले देखते हैं कौन कौन आते हैं। पहले नंबर मोनिरे जगत पढ़ते हैं। ये मोनिरे जगत सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, जो सबसे सूक्ष्म और सरल जीव होते हैं वायरस के बाद। और आगे देखते हैं मोनेरा जगत के जितने भी जीव हैं प्राचीनतम जीव हैं ये, और हर जगह पर पाए जा सकते हैं। मिट्टी जल वायु, गर्म झरने जहाँ पर 80 डिग्री तापमान है वहाँ पर भी, हिमखंडों में भी और रेगिस्तान में, सभी जगह पर मोनेरा पाए जा सकते हैं। मोनेरा के एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, देखेंगे आगे। मोनेरा के मुख्य लक्षण देख लेते हैं।
प्रोकैरियोटिक संगठन होता है इनमें। अर्थ अनुवांशिक पदार्थ झिल्ली से घिरा नहीं होता और जीव द्रव में बिखरा हुआ होता है। अनुवांशिक पदार्थ अर्थात इसमें केंद्रक नहीं होता। इसका कहने का मतलब ये पूरी कोशिका में ही अनुवांशिक पदार्थ जो कि डीएनए और आरएनए फैला रहता है। सुदृढ़ कोशिका भित्ति होती है मोनेरा में, जो पॉलीसैकेराइड और एमिनो अम्लों से बनी होती है। कोशिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्र की झिल्ली मोनेरा में अनुपस्थित होती है, क्योंकि इसमें केंद्रक ही नहीं होता। तो स्पष्ट केंद्रक नहीं होता तो इसमें केंद्र की झिल्ली अनुपस्थित रहेगी। और माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय और रिक्तिका भी इसमें मोनेरा जगत के जीवों में नहीं पाई जाती। और पोषण इसमें विभिन्न प्रकार से होता है। प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण, परपोषी कह सकते हैं। परपोषी प्रकार से भी चलते हैं आगे। मोनेरा जगत का भी वर्गीकरण इसमें देखते हैं। जीवाणु है, बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीटीज है, एक्टिनोमाइसीटीज और साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। तो जीवाणु सबसे समान प्रोकैरियोटिक जीव हैं और एक्टिनोमाइसीटीज या तंतुबद्ध और शाखित संरचना वाले वायरस नहीं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल है। इनको नील हरित शैवाल ही बोलते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी जीव भी साइनोबैक्टीरिया है। और आर्कीबैक्टीरिया प्राचीनतम जीवधारियों के प्रतिनिधि हैं, अर्थात इन्हीं से ही जीवन प्रारंभ हुआ है, आर्कीबैक्टीरिया से। चलते हैं आगे। वायरस की बैक्टीरिया की खोज के बारे में देख लेते हैं। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने की है, जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं। दांत की इन्हें पोर्शन को दूरबीन में दूरदर्शी में सूक्ष्मदर्शी में धरकर की खोज की थी, जो कि अपन देखते हैं अपने दांत में खुरचन हो जाती है, उसी को इससे खोज की थी बैक्टीरिया की। इसका बैक्टीरिया शब्द का नाम हेरेनबर्ग ने दिया है और लुईस पास्चर ने किण्वन का कार्य किया है। किण्वन की जानकारी लुईस पास्चर ने दी है और लुईस पास्चर ने एक सिद्धांत दिया कि जर्म से रोग होते हैं। जर्म प्रतिपादन जर्म लुईस पास्चर ने इन्हीं बैक्टीरिया को कहा है। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स, अपेडिक और हैजा जैसे जीवाणु को सिद्ध किया है कि एंथ्रेक्स, अपेडिक मतलब टीबी और हैजा जीवाणुओं से होता है। और कृत्रिम संवर्धन किया है इन्होंने जीवाणुओं का। चलते हैं आगे। जीवाणु की संरचना मुख्य घटक किस प्रकार से है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, सबसे ऊपर कोशिका भित्ति होती है और उसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है। और देख लेते हैं कोशिका द्रव, जिसको कोशिका द्रव भी होता है, जिसमें लेकिन जीवाणु माइक्रोकॉन्ड्रिया रहते होते हैं, न्यूक्लियाइड होते हैं। प्राथमिक केंद्रक भी बोलते हैं इनको। न्यूक्लियाइड जो होते हैं इनमें स्पष्ट नहीं होते, प्राथमिक केंद्रक बोलते हैं। रोम और असाविका होती हैं, जिसको इंग्लिश में फ्लैजिला फेलाई बोलते हैं, जो गमन में सहायक हैं। जे रोम इस प्रकार से होते हैं और फ्लैजिला इस प्रकार से होते हैं, जो इनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चलते हैं आगे। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण और कौन कौन से हैं। विषाणु को छोड़कर सरलतल जीव है। विषाणु को अगर छोड़ दे तो सरलतल जीव जीवाणु ही है। एक कोशिकीय है, एकल समूह में होते हैं जीवाणु। आकृति 2 से 10 की साइज 2 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है।
काइटिन की मोटी कोशिका भित्ति जीवाणु में होती है। छत्र केंद्रक का अभाव, स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है जीवाणुओं में। जीवाणु परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी इन सभी प्रकारों के होते हैं। जीवाणु लवक, माइक्रोकॉन्ड्रिया और गोल्जी उपकरण जीवाणुओं में नहीं पाया जाता और विखंडन द्वारा इनमें जनन होता है जीवाणुओं में। चलते हैं आगे, जीवाणु की आकृति देख लेते हैं, इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो जीवाणु बेलनाकार या चक्रमा होते हैं उन्हें बैसिलस बोलते हैं, बैसिलस, जैसे बैसिलस एंथ्रासिस। गोलाकार कोकस बोलते हैं इनको, जो गोलाकार होते हैं कोकस बोलते हैं। और जो सर्पिलाकार आकृति के होते हैं उन्हें स्पाइरिलम कहते हैं, स्पाइरिलम, स्पाइरिली। और फेब्रियो जो कोमा आकृति होते, इंग्लिश के अक्षर कोमा आकृति की इस प्रकार से उनको वेब्रियो कहते हैं, वेब्रियो कोमा उदाहरण है। चलते हैं आगे, गोलाकार जीवाणुओं के प्रकार। दोस्तों इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। माइक्रो कोकाई एक कोशिका के रूप में, उदाहरण माइक्रोकोकाई जो सिंगल एक कोशिका के रूप में रहते हैं वो माइक्रोकोकाई है। डिप्लोकोकाई जो दो कोशिकाओं के रूप में रहते हैं, एक और दो कोशिकाओं के में जो जीवाणु रहते हैं वो डिप्लोकोकाई हैं। जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इससे न्यूमोनिया होता है। और स्ट्रेप्टोकोकाई अनेक कोशिकाओं श्रृंखला में होती है, बहुत सारी कोशिकाओं श्रृंखला के समूह में रहते हैं, बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। और स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टिस का उदाहरण है। और सार्सिनी जी वायरस गोल बीमारी वायरस है, 864-120 घना अर्थात घनाकृत पैकेट में होते हैं। सरसेना कहते हैं इनको, घन के होते हैं, घन के गुणज होते हैं। चलते हैं आगे, जीवाणुओं पोषण देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण से पोषण होता है, जो नाइट्रोसोनिक बैक्टीरिया को उदाहरण, जो नाइट्रोसोनिक बैक्टीरिया है ये प्रकाश संश्लेषण से, बैक्टीरिया ये प्रकाश संश्लेषण से पोषण करते हैं। और विषम कोशी पोषण भी उनमें होता है, जैसे परजीवी दूसरे जीवों को पराश्रित होते हैं, सहजीवी दूसरों के सहयोग करके, मृत जीवी अर्थात मरे अवशेषों में जो बैक्टीरिया लगते हैं वो स्वपोषी भी होते, प्रकाश और सीधो प्रकाश के होते, प्रकाश और रासायनिक संश्लेषण दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषी प्रकाश से जो संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए उनको प्रकाश स्वपोषी कहेंगे। जो रासायनिक पदार्थों की करते हैं, देखिए NH3 संश्लेषण करते हैं, उन्हें अपन रसायन संश्लेषी प्रपोषी कहेंगे। चलेंगे आगे, स्वपोषी दो प्रकार के दिख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश ऊर्जा जो भोजन बनाते हैं उनमें पर्णहरित होता है, लेकिन यह पर्णहरित उस पादपों के समान नहीं होता, इनमें बैक्टीरियल पर्णहरित पाया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, क्रोमेटियम और रोडोस्पिरिलम। और रासायनिक संश्लेषी वो हैं जो अकार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे नाइट्रोफामोनास और नाइट्रोबैक्टर। चलते हैं आगे, विषमपोषी जीवाणु देखते हैं। विषमपोषी में परजीवी को देखते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, यही रोग के कारण बनते हैं। जो परजीवी होते हैं पैरासाइट यही रोग का कारण बनते हैं। उदाहरण माइक्रोबैक्टीरियम। सहजीवी यह अन्य जीव के साथ रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, यानी हानि नहीं करते अन्य जीवों को,
ये हानि नहीं करते, उनसे भोजन तो प्राप्त करते हैं लेकिन उनकी हानि नहीं करते। जैसे कि दलहनी पौधों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। मृतोपजीवी या मृत कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। चलते हैं आगे। जीवाणुओं में जनन देख लेते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक प्रजनन दोनों प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन भी तीन तरीके से इनमें होता है। द्विविभाजन, कॉनिडिया और अंतःजीव एंडो जीवाणु द्वारा इसको एंडोस्पोर बोलेंगे। एंडोस्पोर है। अगर जब इसको अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती जीवाणु को प्रजनन की, तो वो एंडोस्पोर के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है और लंबे समय तक रह सकता है। और जब अनुकूल परिस्थितियां दोबारा पैदा हो तो वह अपनी संख्या बढ़ाएगा। लैंगिक जनन में आनुवंशिक पुनर्योजन द्वारा होता है, संयुग्मन द्वारा होता है और जीन वाहन और रूपांतरण विधियों के द्वारा होता है। देख लेते हैं फैक्ट। अगर 6 घंटे तक एक जीवाणु कोशिका को अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो 10 लाख जीवाणु बना सकता है। चलते हैं आगे। आनुवंशिक पुनर्योजन की विधियां देख लेते हैं। जे संयुग्मन, इसको अपन संयुग्मन को एक इंग्लिश में कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसकी खोज लेडरबर्ग और एटम ने की थी। दो कोशिकाओं का मिलन है और इसमें डीएनए स्थानांतरण होता है। और जीन वाहन, इसको अपन ट्रांसड्यूशन भी बोलेंगे। और इनको इंग्लिश नाम ध्यान रखना है क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि वो हिंदी नाम पूछे एग्जाम में। इसकी भी खोज लेडरबर्ग और जेंडर ने की थी। जीन वाहन की ट्रांसड्यूशन की विषाणुओं द्वारा डीएनए का स्थानांतरण होता है, क्योंकि अपन ने देखे थे विषाणु बैक्टीरियोफेज देखे थे। बैक्टीरियोफेज जो कि जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, वो बैक्टीरिया संक्रमित करते हैं और दूसरे में जाते हैं तो उसका डीएनए उसमें स्थानांतरित कर देते हैं। ये जीन वाहन सिद्धांत है। और रूपांतरण सिद्धांत भी है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। और ग्रिफिथ ने इसकी खोज की थी। बाह्य माध्यम के द्वारा डीएनए का अवशोषण कर लेते हैं जब जीवाणु, तब इसको रूपांतरण कहते हैं। चलते हैं आगे। जीवाणु के लाभ क्या है देख लेते हैं। भूमि कृषि में बहुत उपयोगी है। भूमि की उर्वरकता बढ़ाते हैं जीवाणु, जैसे कि राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, क्योंकि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, क्योंकि पौधे सीधे नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रोजन का ग्रहण नहीं करते बल्कि नाइट्रेट के रूप करते हैं। और इसी प्रकार से नॉस्टॉक नामक भी जीवाणु भी यही कार्य करता है। दूध से दही भी जीवाणु के कारण ही बनता है, जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, उसको करके दही जमाने में सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु सिरका के निर्माण में जैसे एसिटिकोबैक्टर एसिटी शर्करा के घोल पैकेट बन करके सिरका बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिडी बनाता है। देखते हैं और इसकी हानियां देख लेते हैं। अभी लाभ देख रहे हैं। तंबाकू उद्योग में इसका उपयोग है। बैसिलस मेगाथेनियम तंबाकू की पत्ती में सुगंध और स्वाद बढ़ाता है। बैसिलस मेगाथेनियम
और चाय उद्योग में माइकोकोकस कॉन्डिसेंस चाय की पत्तियों का क्यूरिंग करते हैं। चाय की पत्तियों का क्यूरिंग माइक्रोकोकस कॉन्डिसेंस करता है। और रेशा उद्योग में जो कि क्लोरोस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम जीवाणु जूट पटसन और सन के रेशों का रेटिंग करता है। लैक्टिक अम्ल बनाना भी जीवाणु से बनाया जाता है। बैक्टीरियम लैक्टिसाइज दूध के लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलता है। जैसी औषधियाँ बनाना में भी यूज होते हैं जीवाणु, इनको एंटीबायोटिक के रूप में यूज होते हैं जीवाणु। में देख लेते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस नामक जीवाणु से बनती है। यह एक एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस रेमोसस नामक जीवाणु से बनती है। स्ट्रेप्टोकोकस रेमोसस नामक जीवाणु से अपनी टेरामाइसिन बनती है। और क्लोरोमाइसिटीन बनती है स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएली स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएली के द्वारा क्लोरोमाइसिटीन बनती है। और बेसिट्रेसिन बनती है अपनी बेसिलस सबटिकस के द्वारा। और बेसिलस सबटिलिस अजीब सी नाम है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो जाती है। और देख लेते हैं पॉलीमाइक्सिन बी बेसिलस पॉलीमिक्सा से बनता है। चलते हैं आगे। इसके जीवाणुओं की हानियां भी होती हैं, देख लेते हैं। बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं। भोजन का विषाक्तन करते हैं, पॉइजनिंग करते हैं, फूड पॉइजनिंग जीवाणु भी करते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोलिनियम भोजन को विषाक्त बना देता है, पॉइजनस बना देता है। इसी प्रकार से विनाइट्रीकरण भी यही जीवाणु करते हैं। नाइट्रीकरण भी करते हैं, कुछ विनाइट्रीकरण भी करते हैं, जैसे बेसिलस डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलता है, जिससे पादप जगत को हानि होती है। नाइट्रोजन उनके वृद्धि विकास में सहायक है। पादप में रोग कौन कौन से होते हैं? आलुओं का एथिक रोग जो कि जिनसे होता है अपने जीवाणु से होता है। नींबू का कैंसर भी जीवाणु से होता है। गेहूं की सुंडी रोग भी जीवाणु से होता है। चलते हैं आगे। पौधों में रोग, आलू का सेथिल रोग, आलू का सेथिल रोग, स्क्यू डोमिनस सेलिनिसियस के द्वारा होता है। नींबू का कैंसर जेंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है। गेहूं में टुंडू रोग देखते हैं। कोरोनी बैक्टीरियम टिकी से द्वारा होता है। सेब का अग्नि नींबू का कैंसर देख लिया है। जेंथ्रोमोनास सिट्री द्वारा सेब का अग्नि निर्जन
इरविनिया द्वारा होता है। और चावल में अंगमारी हो जाती है वो जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा चावल में अंगमारी होती है, अंग मर जाते हैं चावल के। और फलों में राउंड गोल रोग होता है, वह एग्रोबैक्टीरियम यूमेफिसिएंस द्वारा होता है। चलते हैं आगे, मानव में देख लेते हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हैजा में हैजा वेब्रियो कोलेरी द्वारा, हैजा को अपन कोलेरा बोलते हैं, इसलिए इसका ज़्यादातर मानव रोग जिस जीवाणु से होते हैं उसी के नाम पर उसका नाम भी धरा गया है, जैसे कि हैजा इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरा बोलते हैं, तो विब्रियो कोलेरी द्वारा होता है। और डिप्थीरिया तो नाम से स्पष्ट है, डिप्थीरिया नाम वायरस से बैक्टीरिया से होता है। ओरेनियो बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। और लेप्रेसी याद रखें, कोड को लेप्रेसी बोलते हैं कुष्ठ रोग को। इससे अपन को इसका सही ऑप्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होती। माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा लेप्रेसी होता है। और न्यूमोनिया द्वारा तो देख ही चुके हैं अभी, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया द्वारा न्यूमोनिया होता है। लेग्रो बेसिलस द्वारा होता है, बेसिलस पेप्टिस द्वारा होता है। लेग्रो टाइफाइड होता है अपना, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। और कपेडिक होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। और टेटेनिक रोग होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी द्वारा, टेटेनिक रोग होता है। चलते हैं आगे, साइनोबैक्टीरिया, इसको नील हरित शैवाल भी कहते हैं, हर जगह पाए जाते हैं पृथ्वी पर। नील हरित शैवाल जिस प्रकार से होते हैं डायग्राम में बताया गया है। ये प्रकाश संश्लेषण में जल का उपयोग करते हैं, H2O का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, तो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वायुमंडल का निर्माण का श्रेय यानी साइनोबैक्टीरिया को दिया जाता है। सबसे पहले इन्हीं का विकास हुआ, इन्होंने ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण किया है पृथ्वी पर। चलते हैं आगे, साइनोबैक्टीरिया का महत्व देख लेते हैं, लक्षण देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया के लक्षण देखें, जलीय होते हैं और स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया तंतुगत होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन इनकी क्लोरोफिल अलग होती है पादपों से। और सेल्यूलोज कोशिका भित्ति होती है साइनोबैक्टीरिया में, सेल्यूलोज की बनी। पौधों में कोशिका भित्ति, पौधों जैसी कोशिका भित्ति, लेकिन प्रोकैरियोटिक संरचना है इनकी, साइनोबैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक संरचना है, लेकिन पौधे जैसी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी यह सहायक है साइनोबैक्टीरिया। कुछ साइनोबैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उदाहरण है अपना नोस्टॉक, बता भी चुके हैं पहले भी, एक तो अपन ने बैक्टीरिया का देखा ही था। नोस्टॉक भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये गंधकीय मतलब सल्फरयुक्त वातावरण में साइनोबैक्टीरिया जीवित रहने की इनमें क्षमता है। इनमें शैवालों की भांति साइनोबैक्टीरिया में भी लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में शैवालों में भी पाया जाता है। और गैलेक्टोज भी पाया जाता है। इनमें विभाजन, साइनोबैक्टीरिया का विभाजन असूत्रीय होता है। इसके विभाजन को, साइनोबैक्टीरिया के विभाजन को अपन को एकानीट द्वारा होता है। साइनोबैक्टीरिया विभाजन एकानीट द्वारा होता है। और लाल सागर, जो कि लाल दिखाई पड़ता है, लाल सागर इन्हीं साइनोबैक्टीरिया के कारण लाल कलर का दिखाई देता है। चलते हैं आगे,
साइनोबैक्टीरिया का महत्व। वायुमंडल का निर्माण साइनोबैक्टीरिया ने ही किया है। सर्वप्रथम ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषी जीव है। पृथ्वी को वायुकीय बनाया है साइनोबैक्टीरिया ने। मृदा को उर्वरक भी बनाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा, जैसे अपन अभी देख चुके हैं। नॉस टॉक साइनोबैक्टीरिया करता है। सहजीवी संबंध भी साइनोबैक्टीरिया रखते हैं। कवक से लेकर ये साइकस जैसे अनेक जीवों से सहजीवी संबंध भी रखते हैं। अम्लीय जलीय भोजन मछली एवं जलीय जंतुओं के लिए प्रोटीन का स्रोत भी साइनोबैक्टीरिया है। जलीय जीवों के लिए भोजन का कार्य करते हैं साइनोबैक्टीरिया। चलते हैं आगे। अब अपना मोनेरा जगत समाप्त हो चुका है। प्रोटिस्टा जगत की ओर चलते हैं। प्रोटिस्टा जगत ही एक कोशिकीय है। सुकेंद्रीय सूक्ष्म समूहों का विविध जीव वर्गों को प्रदर्शित करते हैं। सब सूक्ष्म भी है, ये भी एक कोशिकीय है, लेकिन ये यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक है जीव में, और मोनेरा जगत में एक अंतर है, वो प्रोकैरियोटिक है, ये यूकेरियोटिक है। संरचना कोशिका कला में से घिरी होती है। कोशिका कला मतलब कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। हरित लवण माइक्रोकॉन्ड्रिया गोल्जिका केंद्र उपस्थित होता है। प्रोटिस्टा में माइक्रोकॉन्ड्रिया गोल्जिका और केंद्र उपस्थित होता है। गमनज कशासिका और रोमाभी कूट पदों के द्वारा करते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम, इसमें भी वही बोल सकते हैं अपन कि जो अपन पहले भी बैक्टीरिया में भी देख चुके हैं कि इनके गबन अंग जो है चलने वाले हैं वो फ्लैजिला और फेलाई हैं। प्रजनन में अलैंगिक जनन होता है। प्रोटिस्टा में द्विविभाजन होता है और लैंगिक जनन युग्मक संयोजन जैसे अपन देख चुके हैं। जाइगोट भी बनते हैं प्रोटिस्टा में। चलते हैं आगे। प्रोटिस्टा में ज़्यादा नहीं देखने के लिए दोस्तों, इतने में ही अपन प्रोटिस्टा जगत को समाप्त करेंगे। इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत है नहीं। कवक देख लेते हैं। कवक हरित लवक रहित जीव हैं। इनमें सकेंद्रीय होते हैं। संवहन ऊतन रहित थैलोफाइटा है। कवक थैलोफाइटा अर्थात थैलोफाइटा वो होते हैं जिनके अंग स्पष्टता विभाजित नहीं होते। जैसे अपने मनुष्य के हैं, अलग अपना हाथ है, पैर है, मुंह है, इस प्रकार से थैलाफाइटा में नहीं होता। थैला से ही मैंने इसको याद रखा था कि थैले में कोई अंग नहीं होता। अपना थैला अपना बैग, इसमें कोई अंग नहीं होता, सीधा साधा, जिसको अपन बाजार में उपयोग करते हैं। और इसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। विविध पोषी होते हैं कवक। पर्णहरित विहीन होने से स्वयं भोजन नहीं बना पाते। संचित भोजन इनमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कवक की भित्ति कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यह सर्वव्यापी है अर्थात सभी जगह पाए जाते हैं। जहाँ भी जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ है वहाँ कवक जरूर पाए जाते हैं। कवक के पोषण के प्रकार देख लेते हैं। दूसरे पौधों के साथ उगते हैं कवक। सहजीवी पोषण में दूसरे पौधों के साथ उगते हैं, एक दूसरे को लाभ करते हैं। जैसे जिन्हें लाइकेन उदाहरण है। सहजीवी कवक का उदाहरण लाइकेन है, जिसको अपन प्रदूषण का संकेतक भी मानते हैं, क्योंकि अधिक प्रदूषण होने पर ये उत्पन्न नहीं होते। लाइकेन सहजीवी है। शैवाल कवक और शैवाल का सहजीवी है लाइकेन। जिसमें कवक शैवाल को आश्रय देता है, जल और खनिज पदार्थ देता है, जबकि शैवाल का संश्लेषण से प्राप्त
भोजन को कवक को प्रदान करता है। इस प्रकार से सहजीवी संबंध है। हर जीवी कवक भी होते हैं जो जीवित ऊतकों से भोजन प्राप्त करते हैं। अन्य जीवों के हानिकारक होते हैं। इन्हीं के कारण रोग होते हैं। परजीवी कवक के कारण इक्सीनिया रोग और अस्टिलागो रोग कवक के कारण होते हैं। परजीवी कवक के कारण इक्सीनिया और अस्टिलागो रोग। मृतो जीवी कवक भी होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि राइजोपस और पेनिसिलियम। चलते आगे। कवक के लाभ। खाद्य के रूप में कुछ कवकों का उपयोग अपन करते हैं, जैसे एगरिकस छत्रक का उपयोग करते हैं। उच्ची एगरिकस छत्रक का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, सब्जी के रूप में बनती है। पनीर उद्योग में भी इनका उपयोग होते हैं, जैसे कि कुछ पेनिसिलियम और स्पर्जीलियस और पेनिसिलियम कवकों का उद्योग पनीर उद्योग में होता है। बेकरी उद्योग में ईस्ट का होता है। ईस्ट से डबल रोटी भी बनाती है बेकरी उद्योग में। एल्कोहल उद्योग में भी ईस्ट द्वारा किण्वन के द्वारा एल्कोहल बनता है। ईस्ट नामक कवक जब किण्वन क्रिया करता है तो एल्कोहल बनता है। करते हैं लाइकेन, जो कि कवक और शैवाल की सहजीवी है। ये थैलाफाइटा प्रकार की वनस्पति है, अर्थात इनमें ये लाइकेन इधर दिखाए गए हैं डायग्राम में भी। इनमें कोई विकसित अंग नहीं होते। कवक और शैवाल के सहजीवी है। हेलोटिज्म कवक कवक है ना, जो जल, खनिज लवण और विटामिन ये सभी शैवाल को देते हैं। और जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट को कवक को देता है। वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में कवक कार्य करते हैं, क्योंकि प्रदूषण क्षेत्र में ये नहीं उगते। 3 प्रकार के लाइकेन होते हैं, टॉस लाइकेन, ओलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। मृदा निर्माण भी करते हैं लाइकेन। खाद के रूप में देख चुके हैं, करते हैं उपयोग। रंगक के रूप में भी यूज करते हैं। औषधि के रूप में भी लाइकेन का उपयोग करते हैं। चलते हैं आगे। इसी लाइकेन के साथ ही अपना आज का क्लास समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार के कंटेंट के लिए, और हमारे चैनल को कंटेंट को यूट्यूब में एंगेजमेंट दिलाने के लिए आप लाइक, शेयर और अच्छा सा कमेंट कर जरूर करें। धन्यवाद सभी का क्लास में जुड़ने के लिए।